को नमस्कार। आज हम लोग NHEH BSc कोर्स के माध्यम से थर्ड बैच को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मानव शरीर के अंगों के कार्य और उनकी आवश्यकताओं के ऊपर विशेष रूप से बात करना जरूरी है। ये विशेष चर्चा है। अगर इससे आप बुक के माध्यम से देखना चाहेंगे तो ये एक पुस्तक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 2। इसको आप खरीद के पढ़िएगा। 1000 रुपये की पुस्तक है ये। स्पीड पोस्ट के साथ 1150 रुपये पड़ती है ये। आज विशेष रूप से इसके ऊपर अध्ययन क्यों ज़रूरी है आप समझ जाएंगे इसको सुनने के बाद। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी के द्वारा दिया गया है, जो कि साधारण सत्य परंतु गूढ़े अर्थ के लिए हुए है ये, जो कि इस प्रकार से है। जीवन रक्त में है और बीमारी है उनकी अशुद्धता और औषधि समान इसकी होनी चाहिए। शायद आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। औषधि समान कैसे हो सकती है? यहाँ रक्त की अशुद्धता का मतलब है मिनरल्स डिफेंसिस या इनबैलेंस से, अर्थात रक्त के घटकों की एक निश्चित मात्रा और संख्या होती है। यदि इनमें कमी या अधिकता हो जाती है तो उस तत्व से होने वाले तत्वों की जो कार्य प्रणाली होगी या तत्वों की उपस्थिति में होने वाले कार्य में अंतर पड़ जाते हैं, जिसे हम बीमारी कहते हैं। यदि यह बीमारी है तो औषधि भी होनी चाहिए जो इन तत्वों की पूर्ति करे, कमी व असंतुलन को ठीक करे और ठीक करते हुए औषधि सिमिलर होनी चाहिए। इसे पूरी तरह समझने के लिए हम एक डिजीज़ का उदाहरण लेते हैं। मान लो कि एनीमिया हो गया है, तब यह सर्वाधित होगा कि एनीमिया मतलब खून की कमी है। बट इट इज़ ए सिंड्रोम। क्या सिंड्रोम देगा? भूख न लगना, चक्कर आना, थकान होना, जीभ में स्वाद का नहीं आना, पैरों में झुनझुनी, दर्द, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, पेट साफ न होना। हम सभी को मालूम है कि एनीमिया आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होता है। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि विटामिन B12 का संश्लेषण हमारी आंतों में उपस्थित फ्रेंडली बैक्टीरिया करते हैं और आयरन विटामिन C की उपस्थिति में सक्रिय होता है। यदि आप किसी कारणवश, मान लेते हैं डायरिया हो गया, आपने एंटीबायोटिक मेडिसिन का सेवन किया जिसे आप फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रभावित होकर सही तरीके से अपना काम कर नहीं पा रहे थे और आपको खटाई पसंद न होने के कारण भी आपको खट्टी चीज़ें, विटामिन C न खाते हो, फलतः आप एनीमिया के शिकार हुए, तो इट्स ए वेरी सिंपल दैट मैटी जी ने कहा कि मेडिसिन सिमिलर होनी चाहिए। अतः अब आपको ऐसी अवस्था में जो चीज़ आपकी फ्रेंडली बैक्टीरिया को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हेल्प करेगी, वो विटामिन C की पूर्ति होने के लिए हमारी EH रेमेडी में हम क्या देते हैं, मैंने यहाँ पे दर्शाया है। अगर ऐसा कभी आता है तो आप दे सकते हैं S10, C10, VER1 या फिर A3। करने में सक्षम हैं और नहीं तो ये सिंपली रेमेडी होती है। इसके विपरीत हम क्या करते हैं? आयरन के आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाते हैं
जिससे हमें कुछ और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी व सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके आदि अगर इसी प्रकार हम लोग इस सिद्धांत को भी समझ लें तो कुछ निश्चित सत्य अवश्य ही सीखने को हमको मिलेगा। याद रखें, जो हम सीखते हैं वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये बात भी सभी को मालूम होगा कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए मिट्टी का वातावरण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह कोई भी कवि की कल्पना नहीं है, ईश्वर की कृत है, जिसका संबंध प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों से गहराई तक होता है। हम प्राकृतिक मुद्रा, कणों और वातावरणीय वायु को श्वास के द्वारा ग्रहण करते हुए शरीर और मानसिक विकास करते हैं। इसी तरह पौधे भी अपने विकास व वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों को धरती की मिट्टी, वातावरणीय वायु, सूर्य के प्रकाश से मौसम के अनुरूप प्राप्त करते रहते हैं और अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक में परिवर्तित करते हुए किसानों के द्वारा उपजाए हुए फसलों के पौधों के इन तत्वों को कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं द्वारा भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन, चाहे फिर वो शाकाहारी हो या मांसाहारी, जो भी भोजन है उसके जो घटक होते हैं उनका अलग अलग पाचन, शरीर व अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। ये कई चरणों में पूर्ण होती है। इसमें शरीर के कई जटिल प्रक्रियाएं हैं। ये कई वर्णों से पूर्ण होती है। इसमें शरीर के कई अंग भाग लेते हैं। यदि भोजन के पाचन की क्रिया पूरी तरह से सही नहीं हो तो शरीर में असंतुलन होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। पाचन की इस क्रिया की शुरुआत मुख गुहा, माउथ से शुरू हो जाती है। जैसे ही भोजन मुख गुहा में पहुंचता है, उस पर दो प्रकार की क्रियाएं एक साथ होती हैं। एक, भोजन दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है। दूसरा, लार ग्रंथि के द्वारा स्रवित एक रंगहीन द्रव, जिसे लार कहते हैं, भोजन में मिक्स होकर न केवल भोजन के घटकों को अलग अलग करता है, बल्कि भोजन में मिक्स होकर के न केवल भोजन के अलग अलग करता है, बल्कि भोजन को लुद्धि में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम निगलने से आसानी से उसको हम निगल पाते हैं। वह द्रव या लार क्षारीय होता है। इसके साथ ही हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन का कार्बोहाइड्रेट्स यहीं पर ग्लूकोज शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मुंह गुहा में ही भोजन और प्राथमिक पाचन क्रिया हो जाती है। इसके बाद भोजन स्टमक में पहुंचता है, जहां पर भोजन की एक निश्चित समय के लिए रहता है। यहाँ पर पहुँचे हुए भोजन में गैस्ट्रिक जूस मिलता है और जो कि थोड़ा गाढ़ा होता है। ये भोजन के अंदर से नाइट्रोजेनस भाग, जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं, उसकी क्रिया करता है। उस प्रोटीन को उसके अणु के पेप्टोन में इसको बदल देता है। उसके बदलने के बाद ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। भोजन का शेष बचा हुआ भाग जो होता है सेमी फ्लूइड के रूप में, ये वशीय पदार्थ होते हुए इनका पाचन भोजन में नहीं होता है। इसी रूप में आमाशय के स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रथम भाग, जिसको हम लोग डिओडनम कहते हैं, वहाँ भेजा जाता है। भेजा जाता है मतलब अंदर से खसकता है भाई, कोई आदमी नहीं बोलता भेजने, है ना, उस प्रोसेस है। तो डिओडनम में सर्वप्रथम बाइल जूस मिक्स होता है। पाठकों को ये मालूम होना चाहिए कि स्टोमक में आया फूड एसिडिक होता है। पित्त उसे अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित करते हैं।
ये निश्चित समय प्रत्येक शरीर के लिए अलग अलग अवधि का होता है, जो कि पाचन की क्रियाविधि पर ऊपर निर्भर करता है। दूसरा क्षारीय द्रव, जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो भी मिक्स्ड होता है। इसकी क्षारीय लार से भी अधिक होती है। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है उत्तेजित होकर के नेचुरल प्यूरिगेटिव की तरह कार्य करने लगती है, जिससे अवांछित तत्व निष्कासित होने लगते हैं, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल डाइजेशन की क्रिया या अनेक एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं, जो इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलते हैं और इसे आंत्रीय रस भी कहा जाता है। इसके बाद भोज्य पदार्थ आंत के विशेष भाग से गुजरता हुआ छोटे छोटे किलिया CILIA के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लगभग 1/50 इंच के होते हैं, जिसे हम लोग विलिया कहते हैं, VILLAI कहते हैं। ये और जिसे भोज्य पदार्थ के अवशोषण जो एब्जॉर्ब हुआ नहीं हो पाता है, वो आगे सरकने लगता है, और जिस भोज्य पदार्थ में अवशोषण नहीं हो पाता, जो आगे सरकने लगता है, इसमें हम लोग ब्यूरेंस व पियर्स ग्रंथि के द्वारा द्रव स्रवित होते हैं। इसके अलावा पूरे आंत में कई एकल ग्रंथियां स्थित होती हैं, परंतु उनके कार्य में की जानकारी मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ। भोजन का अघुलनशील और अवशोषित शेष भाग शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। पचित भोजन जो एब्जॉर्ब किया गया चाइल या लैक्टल कहलाता है। ये लसिका का बना भाग बन जाता है, जो कि लिम्फ सर्कुलेशन के द्वारा संचारित होता है। लिम्फ वेसल प्रत्येक अंग के पास सतह व गहराई में स्थित होती है। इनकी संरचना आर्टरी और वेंस की संरचना के समान ही होती है। कुछ निश्चित स्थानों पर जैसे नेक, एक्जिला, गॉरिन, एब्डोमेन और चेस्ट पर तथा लिम्फेटिक ग्लैंड में पाई जाती है। ये केवल लिम्फेटिक कार्य ही नहीं करती, अपितु ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी नए पदार्थ का संग्रहण करती रहती है। ये उत्तक से वेन तक के जो चैनल होते हैं उस तरह से ये कार्य करती है। चाइल्ड के दूधिया रंग के कारण वाहिनियाँ भी इसे रंग की दिखाई देने लगती हैं, जैसे लैक्टल और वाइट वेसल्स कहते हैं। ये सफ़ेद लसिका मेंस्टर ग्लैंड से होकर के गुजरती है। यह एक ऑर्गेनाइज्ड होकर के ब्लड में मिक्स्ड हो जाती है और चाय के घटक पानी, एल्बुमिन, शुगर, फैट, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस पाइल और इंटेस्टाइन के संपर्क में आने से शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब भोजन का शेष भाग, जिसमें एल्बुमिन, वशीय अणु, शर्करा और खनिज लवण होते हैं, एक जलीय विलीन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। विज्ञात हो कि एल्बुमिन अंडे के सफ़ेद भाग का एक प्रमुख घटक होता है। यह सब्जी में कम रूप में उपस्थित होता है। इसके प्रमुख घटक कार्बन 54% तथा अन्य हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। साथ ही अल्प मात्रा में फास्फोरस तथा सल्फर भी होते हैं। भोजन का ये परिवर्तित ऑब्जॉर्बिंग सिस्टम में से वेनस ब्लड में पहुंचती है। वेनस वेनकावा से जुड़ी होती है, जो वेनकावा से होते हुए हार्ट के राइट एट्रिकुलम में आता है। राइट एट्रिकुलम के सिकुड़ने पर ट्रिस्क्यूब वाल्व ओपन होता है, जिससे यह पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। वह यहाँ पे मिनिट कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो लंग्स की दीवार के प्रत्येक भाग में एयर सैक होती है,
यहाँ पर इम्प्योर ब्लड हमारे द्वारा श्वसन क्रिया के अंतर्गत ली जाती जो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। इसी प्रकार यह शुद्ध हो जाता है। ब्लड में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं शरीर की कोशिकाओं का नवनिर्माण व पुनर्निर्माण कार्य करते हैं। इसी तरह इसको साइटोनिन का निर्माण होता है जिससे मसल्स बनती है। इस प्रकार के घटक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर होते हैं। ये तत्व हमारे जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक जिसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक कहे जाते हैं। ये शरीर वाल का निर्माण भी करते हैं जो सबक्यूटनस टिश्यू से जुड़े होते हैं। वसा हमारी बॉडी का एक प्रकार का लचीला इलास्टिसिटी तथा सप्लीनेस प्रदान करती है जो कि करंट ब्लड से आता है। कुछ खनिज तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर का ढांचा तैयार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टिश्यू कोई भी घटक तत्व ब्लड से पहले से ही मौजूद नहीं होते हैं। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ही शरीर की कोशिकाएं कार्य करती हैं। आपके मन में यदि कोई सवाल उठ रहा है न कि ये भोजन मेटाबॉलिज्म, पाचन, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन आदि क्रियाएं यहाँ पर क्यों बताई जा रही हैं, जबकि मैटी जी ने ईएच का सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो फिर ये सब बीच में डालने की क्या आवश्यकता थी, क्या मतलब था। शायद हम लोग धारा से भटक गए हैं, ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे। जी नहीं महाशय, मैं धारा से बिल्कुल नहीं हटा हूँ। मैटी जी ने कहा था रक्त में ही जीवन है, लाइफ इज़ इन द ब्लड। इसकी अशुद्धि ही बीमारी है। तो हम आपको विस्तार पूर्वक यह बताना चाहते हैं कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड से दूसरी सेल्स का निर्माण कैसे होता है, ब्लड कैसे अशुद्ध होता है। आप ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे ब्लड अशुद्ध कैसे होता है। तो आइए जानते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अब तक आप लोग ये तो समझ गए हैं कि ब्लड में आई मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मच्छर काट रहा है भाई। जो भोज्य पदार्थ होते हैं हम ग्रहण करते हैं उसे ही ब्लड का निर्माण होता है। यदि आपके शरीर के द्वारा भोज्य पानी, भोजन, हवा में अगर अशुद्धि है तो सभी तत्वों की पूर्ति होते हुए भी ब्लड हेल्दी व स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर ये अशुद्धि नहीं है तो आपका ब्लड हेल्दी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। जबकि किसी भी तत्व की कमी होते ही डिफ़िकल्टी के संगठन प्रभावित होंगे। कल्पना कीजिए कि आपकी माताजी मनपसंद व्यंजन बनाकर के टिफ़िन में आपको देती है, लेकिन आप जब ऑफिस में खाने खाते हैं तो पता चलता है कि उसमें नमक ही नहीं है और आपके पास एक्स्ट्रा नमक नहीं होता। भूख तेज लगी होती है, खाने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, वही टिफ़िन को खाना पड़ता है। अब अनमने ढंग से आप खा तो लेते हैं परंतु संतुष्ट नहीं होते, बहुत गुस्सा आता है और लंच के बाद सारा टाइम आपका मूड खराब होता है। आपका पेट भर जाता है लेकिन भोजन के बाद जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आप अपनी ड्यूटी पूरा करने ध्यान लगाने की जगह आप पाते हैं कि आपका काम में ध्यान नहीं लग रहा है, अर्थात आपने 100% नहीं दे पाते हैं। अपने बॉस से आपको डांट पड़ती है और आपका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर थोड़ा सा नमक, अंतर क्या आया, थोड़ा सा नमक नहीं था खाने में, उसके वजह से पूरा कांड हो गया। घर पर आकर के आप सारा गुस्सा क्या करते हैं, माता जी पे जो खाना बना के आपको दिया रहता है उसी के ऊपर उतार देते हो। ठीक उसी तरह से सेल्स की, ऑर्गन को और ब्रेन की को भी भूख
लगती है और उनकी मजबूरी क्या होती है, आप जो खाएंगे वो उसी में से अपना खाना निकालेंगे, चाहे उनकी भूख आवश्यकताएं कुछ भी हो। आप अपनी जीभ के स्वाद अनुसार खाना खाते हो, कभी स्पाइसी, सॉल्टी, ऑयली, परंतु ये सब पाचने के लिए सेल्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हम नहीं समझ पाते। केवल एक जरा सा नमक ने आपका दिमाग घुमा दिया, पूरा दिन खराब कर दिया, परंतु सेल्स तो कितने तत्वों के अभाव से गुजरती है। बॉडी सेल्स की कभी कभी डिमांड पूरी नहीं होती है और बॉडी सेल्स में विटामिन सी की कमी हो रही है। पता चलता है कि आपने डिमांड कुछ हो रही थी, जैसे आपका मन कर रहा था कि कुछ खट्टा खाया जाए, मतलब बॉडी सेल्स आपकी विटामिन सी की कमी हो रही थी। आप इसकी पूर्ति आपको लेमन वाटर से करना चाहिए था और आपका ध्यान आता है कि क्यों ना मैं लेमन जूस पीऊँ। जो खाते हैं वही दिमाग में रहता है। गला सूख गया है मेरा। जो खाते हैं वही दिमाग में रहता है, जो पीते हैं वही दिमाग में रहता है, लेकिन विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। और साथ में इसकी इतनी स्पाइसी चीज़ें दी, उसका क्या। तो उपचार गुपचुप आदि आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इससे बॉडी की विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती है। अब साथ ही अपने इतनी स्पाइसी तेज चीज़ें खाई कि सेल्स को रिक्वायर तो है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इग्नोर आप करेंगे तो वो आपके शरीर में बीमारी दिखाएगा। तो पर मीठा खाने का मतलब, कभी कभी मीठा खाने का भी मन होता है। हम बाज़ार में मिठाई खाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ साथ में चर्बी, फैट बहुत मात्रा में होती है। इसके स्थान पर आप गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। जो फ़ायदेमंद है और जो आसानी से पाचन योग्य है वो आप नहीं खाएंगे, लेकिन मिठाई ज़रूर खाएंगे। शुरू में तत्वों की कमी होने पर ऑर्गन के अनुसार सिम्टम देते हैं, जैसे विटामिन ई की कमी होने पर प्रारंभिक लक्षण में आँखों में थकान, जलन आदि की आता है। फिर सिर दर्द रहने लगता है। कुछ गाइडलाइन नहीं मिल पाता तो सिर दर्द की निवारक की दवाइयाँ खाते हैं, बाम स्प्रे आदि यूज़ करते हैं। और समय रहते सही उपचार न मिलने पर किसी को ये माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और किसी को चश्मा लग जाता है। ये माइग्रेन या चश्मा लगने का जो ब्रेन गुस्सा हो जाता है इससे। अब देखिए, आपने ब्लड को किस तरह से अशुद्ध किया, या हमारे ब्लड को कैसे अशुद्ध होता है। जरूरी है ना, ब्लड की अशुद्धि किस प्रकार से होती है। तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम लोग को जरूरत क्या होती है, O2 की, ऑक्सीजन की, शुद्ध पानी व शुद्ध सात्विक भोजन। लेकिन आज इससे मिलता क्या है, गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषित हवा, क्लोरीनेट वाटर, उच्च तापमान पर बर्न किया हुआ तेल, मसाले युक्त खाना। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो आपकी नौकरी किसी दूसरे शहर में लग गई, आपको घर से दूर रहना पड़ता है और आप वहाँ पे खाना आपको उपलब्ध नहीं है। आप कैंटीन में टिफ़िन करते हैं, जैसे पिज्ज़ा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, चाउमीन, समोसा, कचौड़ी इत्यादि आपको खाना पड़ता है। धीरे धीरे आपको इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। अब आपको भूख लगने के लिए दाल रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दाल रोटी देख के आपको भूख लगेगी ही नहीं। अब आपको भूख लगेगी तो आप पिज्ज़ा, बर्गर इस टाइप की चीज़ों को आप याद करते हैं और आधुनिक लिबास ओढ़ने के लिए कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि पीने लगते हैं। जब ज़रा गौर फरमाइएगा कि कुछ साल के बाद दिनचर्या रहने के लिए आपको
शरीर को कोशिकाओं का क्या हाल होगा। आपके खाने में सिर्फ नमक नहीं होना चाहिए, इसके कारण आपको जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होने लगेगा, आपका मूड ख़राब हो जाएगा। और बॉडी सेल्स जो इतने लंबे समय से अपने मन को मार करके आपके मनपसंद खाना खाने की वजह से जिस तरह से आपकी माँ पर नज़र नाराज़ होती है, या उसी प्रकार से हमारी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बरस नहीं पड़ उसको गुस्सा हो जाती हैं और किसी बीमारी के रूप में हमारे शरीर में सौगात दे जाती हैं। मान लो आधुनिक खट्टा खाने से आपके सेल्स के अंदर मैग्नीशियम, सिलिशियम, विटामिन डी आदि तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, तो कुछ दिन आप बॉडी आपकी मैनेज कर लेती है, फिर एकाएक सिम्टम देना चालू करती है। नस लग जाता है, कभी कभी एक पार्ट में दर्द होने लगता है, नींद पूरी नहीं होती है, फिर अपचय होता है, एसिडिटी होने लगता है, हाथ पैर की जो झुनझुनी होने लगती है, फिर दर्द रहने लगता है, ऐंठन होने लगती है। इसके बाद लंबे समय तक यही स्थिति बने रहने पर क्या होता है, ब्रेन पर हम लोगों को गुस्सा आने लगता है, पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः बॉडी के अंदर आने वाले सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करिए, कारण ढूंढ करके उसको तुरंत दूर करने का प्रयास कीजिए। जिस चैनल द्वारा पोषक तत्व बहुत बड़ा है बट मैं पढ़ाऊँगा इसको, आधे में नहीं छोड़ सकते। जिस चैनल के द्वारा पोषक द्रव शरीर के सिस्टम को सभी भागों में पहुंचाया जाता है, तुलनात्मक रूप से वह बहुत बड़ा होता है। इस बड़े भाग को छोटी छोटी नलिकाएं, शाखाएं निकलती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक पेड़ की शाखाएं निकलती है। यह तंत्र हमारे शरीर के प्रत्येक भाग, हाथ पैर तथा आखिरी भाग तक पहुंचता है। आपने देखा होगा, पेड़ देखा होगा, उसमें प्रत्येक भाग, हाथ पैर की जो हथेलियाँ होती हैं वो आखिरी भाग तक पहुंचता है। और पेड़ का जो मुख्य मोटा भाग जो होता है, फिर जैसे जैसे ब्रांचेस होती है, दूरगामी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं की उप शाखाएँ होती हैं, आखिरी सिरे तक पहुंचती है और बारीक व कोमल होती है। इन पतली शाखाओं को हम कैपलरीज कहते हैं, पतले पतले नसों के रूप में दिखती हैं ये। मस्कुलर टिश्यू की कैपलरीज का औसत व्यास 0.0003 होता है, इंच में होता है ये, ठीक है। मस्तिष्क में यह जो पतली हो जाती है और कुछ वेजल्स इतनी छोटी होती हैं कि उसमें से एक समय पर केवल एक ब्लड कार्पल्स गुजर सकती है। अतः पोषक तत्व को संरचना संवहन की जो दरें होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। उत्तक में पाए जाने वाले तत्व, केमिकल अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाती है और कई बार एफिनिटी होती है। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पदार्थ में आए विभिन्न तत्वों व शरीर के उत्तक कोशिकाओं स्वतः ही अपने अपनी आवश्यकता अनुसार एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यदि उनकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो वह सिस्टम सही तरीके से अपना कार्य करने लगता है, अर्थात स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और किसी भी प्रकार की अवांछित तत्वों को यदि सिस्टम में आ गया है तो उसको वहाँ उपस्थित रह करके उन्हें रिप्लेस करने का कार्य क्षमता रखती है। पुनर्व्यवस्थापन जीवों की एक प्राकृतिक क्रिया है। यदि हमारे शरीर के दोनों तरल भाग पदार्थ के संगठन में कोई कमी या असमानता आ जाती है तो यह प्राकृतिक प्रभावी होती है। इसके अलावा यदि कोई तत्व या यौगिक शरीर में के किसी भाग में सिस्टम में लंबे समय से पड़ा हुआ है, उस यूज़ भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको आउट भी नहीं कर पा रहा है, तो ये एक हानिकारक हो सकता है और डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक ऐसा हो सकता है यदि कोई तत्व शरीर से आउट हो जाता है और उसी रहते समय उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इन दोनों स्थितियों में शरीर अपनी प्राकृतिक स्थिति में नहीं रहता जब तक उससे उन तत्वों का स्थान कोई उस तत्व नहीं ले लेता, तब तक
उन शरीर अपनी समस्याएं अवस्था में नहीं ला पाता है। यह गैरतलब है कि बहिष्कृत तत्व का स्थान उसी के समान तत्व ही ले सकते हैं। यह तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, पोटेशियम, सिलीनियम, क्रोमियम जैसे कोई भी हो सकता है। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूरी तथ्य है, इसलिए मैं समझता हूँ पढ़ा ही देना चाहिए। किसी भी प्रकार का केमिकल या केमिकल बने वाली जो मेडिसिन के शरीर में प्रवेश करने पर ऐसा हो सकता है, परंतु शरीर के जिस तत्वों की कमी हुई है उस तत्वों की अगर कमी पूरी हो जाती है तो असामान्य अवस्था आई है, उसकी पूर्ति जिस औषधि से हो जाए वही एक सच्ची औषधि है। इलेक्ट्रोहोमो में होमियो शब्द का अर्थ यही है। शरीर प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना है, उसमें आई असामान्यता को प्राकृतिक औषधि ही ठीक कर सकती है। अर्थात प्राकृतिक औषधि से प्राप्त तत्व शरीर की सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, शीघ्र सामान्य हो जाते हैं। मानव शरीर पूरी तरह से दो तरल पदार्थ पर निर्भर रहता है। यदि ये दोनों तरल पदार्थ क्वांटिटी एंड क्वालिटी परफेक्ट होती है तो शरीर पूरी तरह स्वस्थ बना रहता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि पुनर्व्यवस्थापन जीवों की प्राकृतिक प्रदत्त प्रक्रिया नर्वस सिस्टम को छोड़कर सभी बाकी सिस्टम में पुरानी सेल्स के स्थान पर न्यू सेल्स लेती रहती है। स्किन पसीने के द्वारा, किडनी यूरिन के द्वारा, रेक्टम स्टूल के द्वारा, लंग्स CO2 के द्वारा अवांछित तत्वों को निष्कासित करते रहते हैं और ये अपघटन व पुनः संगठन द्वारा जीव की दो उत्कृष्ट क्रियाओं को बार बार बराबर रखकर हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। यहाँ जो वो मतलब होता है जो मेटी जी ने कहा, जीवन रक्त में है और अशुद्धि ही बीमारी को जन्म देती है और औषधि बीमारी के अनुरूप होनी चाहिए। ब्लड के सामान्य ही लिम्फ भी अशुद्ध होता है। इसमें भी हमारे शरीर में बीमार होते हैं और इसकी औषधि भी सामान्य होनी चाहिए, जो लिम्फ में आई अशुद्धि की या कमी को दूर कर सके, उस तत्वों की पूर्ति कर सके। हमें ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि एक ट्रू मेडिसिन वही है जो बॉडी फ्लूइड में आई कमी बीमारी के कारण को दूर कर सके, उस तत्वों की भरपाई कर सके, अवांछित तत्वों को रिप्लेस कर सके। यदि एक तत्व या तत्व का समूह या यौगिक जो ट्रू मेडिसिन का ट्रू मेडिसिन का कार्य करता हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता हो, पूर्णतः स्वस्थता प्रदान करता हो, अर्थात यह संरचना व कार्य में उसी तत्वों के अनुरूप होता है, उसकी कमी हुई थी तो उसकी आधारीय कमी पूरी हो जाती है, आपकी बीमारी दूर होने लगती है, आप एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होने लगता है, भूख लगने लगती है, नींद आने लगती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपको नया सवेरा हुआ हो, क्योंकि जब आप नींद से उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, पहले के समान आलस्य नहीं रहता। यह बात तो सभी महसूस करते होंगे। जब मॉर्निंग में फ्रेश होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, आत्मविश्वास से भरपूर रहता है और तो हो गया कि आप स्वस्थ हैं, सुंदर मन से होती है और आपका मन सुंदर है तो आप पूरा जग सुंदर लगने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप घर से बाहर किसी काम से जा रहे हों और अचानक बारिश शुरू हो जाती है, आपके पास रेनकोट नहीं है और आपको भीगकर ही घर लौटना पड़ता है। बारिश तेज़ थी, आप पूरी तरह भीगकर कांपने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि तबीयत खराब हो जाएगी और खांसी सर्दी हो जाएगी, दिमाग में एक चिंता होने लगती है। अब चिंता होने लगती है कि कल मेरा एक दिन महत्वपूर्ण काम था, लेकिन आज जब घर पहुंचते हैं तो आपको देखते हैं कि
आपकी माँ आपको जल्दी से कपड़े बदलने के लिए कहती है। कपड़ा बदलने के बाद आपके बाल को अच्छी तरह से पोंछ देती है। आपके रेडी होते होते आपके लिए एक चाय और कुछ पकोड़े आपको ला के देती है। जब आप उसको खाते हैं तो सर्दी से जो आप काँप रहे थे उसमें आप राहत महसूस करते हैं। बाल सूखने के बाद उस पर सरसों तेल की मालिश कर देते हैं, या फिर आप NH न्यू हेयर ग्रोअर ऑयल का आप अगर मालिश कर लेते हैं तो आप जो बीमार आप पड़ने वाले रहते हैं तो आप उसकी जो आकांक्षाएं जो होती हैं आपकी कि मैं बीमार पड़ूंगा, तो वो नहीं होता है। आपको अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब जरा एक और उदाहरण देता हूँ। अब जरा सा उदाहरण के लिए समझिए कि ठंडी हवा चल रही है, धूल है, बारिश है। बारिश के पानी में आपका शरीर पूरी तरह से उन तत्वों को कमज़ोर पड़ रहा था। एक तत्व को प्रभावी करता, धीरे धीरे पूरा सिस्टम अफेक्टेड होने लगता, आपको मनोबल टूटता, आप शायद ड्यूटी पर नहीं जा पाते और आपको लेकिन क्या हुआ, आपकी माताजी ने उस मैनेजमेंट को एकदम से चंगा कर दिया। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपको कोई दवाई तो नहीं लेनी पड़ी, फिर आप ठीक कैसे हो गए। जी हाँ, हम यही आपको समझाना चाह रहे थे कि कोशिश करने से अगर आप औषधि या टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई लोग का कहना होता है कि सर ये लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड मिला के पिलाते रहिए। ऐसा नहीं है, ये आपके मन की सोच है। रोगी को आप जैसा बताएंगे वो रोगी वैसा लेके उसको स्वस्थता प्रदान आप कीजिएगा, और पेशेंट ठीक होगा तो बिल्कुल दोबारा से आपके पास आएगा। ये चीज़ तो मन से निकाल दीजिए कि लिक्विड में लिक्विड मिला के पिलाना पड़ता है। गोली खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। लिक्विड मेडिसिन असरकारक है, बॉडी के एक एक पॉइंट्स तक जा सकती है। अब याद रखने वाली बात है कि याद होगा कि प्राचीन काल में वैद्य हुआ करते थे, नाड़ी देख करके 2-3 दिन का खुराक देते थे और मरीज एकदम स्वस्थ हो जाते थे। उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता था, उन्हें कोई कमजोरी नहीं आती थी, दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। अर्थात किसी भी मिनरल सॉल्ट्स की कमी लंबे समय तक बने रहने के कारण वहाँ बीमारी का रूप ले लेता है। सच्ची औषधि के रूप में अगर मिलने से थोड़े समय लगता है, लेकिन जिसे मात्रा में आप की कमी हुई है उस कमी को धीरे धीरे पूर्ति जब हो जाती है तो सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं, और अगर नहीं मिल पाती तो नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं आ पाते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी औषधि नहीं बनाई गई है जो सभी प्रकार के कार्य करे, अर्थात शारीरिक कमी को पूरा करे। यह बात गौरतलब है कि रासायनिक तत्वों को तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, अब पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। बीमारी या कुपोषित या कमजोरी कोशिकाएं पुनः शोषित, संचित, स्वस्थ हो सकती हैं केवल सामान्य अणु से जो प्रकृति से माध्यम से शरीर में प्रवेश किया गया हो और जिससे शरीर को आवश्यकता हो। यह भी सच है कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और सच्ची औषधि ही शरीर की कमी को पूरा कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर सकते हैं, अणु को आकार को सूक्ष्म होते हैं जिसको हम लोग 10⁶ माइक्रोन्स और प्राकृतिक आयनिक जो होती है, इसलिए आसानी से सेल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस या डिफ्यूसन प्रक्रिया के तहत जीवित अणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में आई कमजोरियां आ जाती है, उसके असंतुलन को दूर करने का प्रयास करते हैं। बीमारी जितनी पुरानी हो जाती है शरीर की कोशिकाएं उतनी ही कमज़ोर होती जाती हैं। उसी के प्रकार अनुसार औषधि की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक स्वस्थ मजदूर 20-22 उम्र का, वो लगभग 50 किलोग्राम का वजन एक बार में उठाने की क्षमता रखता है, परंतु कुछ समय बाद वह थोड़ा कमज़ोर हो जाता है।
तो वह 50 किलोग्राम एक साथ न उठाकर 25-25 किलोग्राम उठाता है। 2 बार में ले जाता है। थोड़ा समय बाद और बीतने के बाद उसकी कमजोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु काम तो उसे करना है, तो वो क्या करता है, 20-20 किलो का 2 बार और 10 किलो एक बार ले जाता है। फिर अपना काम चलाता है। ठेकेदार मजदूरों की क्षमता में आई कमी को देखता है, लेकिन उस स्थिति के बाद वह इस कमज़ोर को हटाकर दूसरे मजदूर को रख लेता है। काम से हटाए जाने के बाद वह कमज़ोर जो मजदूर था वो मेंटल टेंशन में आकर के अकार्यक्षम होने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी सेल्स के साथ होता है। जब एक पेशेंट पहुंचता है तो कुछ सेल्स अक्सर रेगिस्तान में पड़े हुए कोई आदमी की तरह जो पानी के लिए तड़प रहा हो, पानी की एक घूंट मिलने पर उसका शरीर में जान आने लगती है, मरने के कगार पर होते हैं। ये प्रायः शिकायत होती है कि उससे बेचैनी, घबराहट बहुत तेज़ी से होती है और उस समय उसे कुछ नहीं सूझता वह क्या करे। यह वह कोशिकाओं की तड़प है जिसमें ईएच रेमेडी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी पानी की एक घूंट का काम करती है और उसे नवजीवन प्रदान करती है। जो मजदूर के वजन उठाने का उदाहरण हमने दिया, वह वास्तव में औषधि की मात्रा का निर्धारण जब शुरू के पेटेंट आपके पास होते हैं, तब आप अच्छी तरह से समझिए कि उसकी बॉडी सेल्स किस कंडीशन में है। एकदम अकार्यक्षम, तो बच्चों वाली डोज 5 से 10 ड्रॉप रिपीटेड डोज में दिया जाता है। फिर अगर थोड़ा और ज़्यादा नॉर्मल होता है तो 10 से 15 ड्रॉप दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद 20 से 25, 30 से 35, इसी क्रम में 50 ड्रॉप तक हम ले जाते हैं। अब आप खुद ही से देखिए कि जो पेशेंट 50 ड्रॉप की कार्य क्षमता रखता था वह लगभग अब स्वस्थ हो चुका है। लेकिन मैंने प्रैक्टिस के दौरान पाया कि बहुत कम 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमारे कोर्स को पूरा करें। आज की भागदौड़ ज़िंदगी में सब कुछ जल्दी रहती है, बीमारी होते हैं तो ध्यान नहीं देते और जब तक चलता रहता है वो चलने देते हैं। दूसरी बात होती है कि एक्सपीरियंस की कि अगर ह्यूमन टेंडेंसी अच्छी होती है तो बातें आपको अट्रैक्ट नहीं करती। अगर बुराई रहेगी तो आपको अट्रैक्शन भी लेकर के आप मेरी बुराई करना चालू कर देंगे। होता क्या है, अगर आपने कोई कुछ आपने पूछा और मैंने आपको जवाब नहीं दिया, हो सकता है मैं कहीं बाहर गया हूँ, अभी जैसे बीच में हुआ था, बेंगलोर गया था, किसी डॉक्टर ने कुछ पूछा, गया था मैं अपने काम से, कुछ पर्सनल काम था, उस काम से गया हूँ और ये अपना डाले पड़े हैं, मेरे को ये बताओ, मुझे ये बताओ। भैया मैं मीटिंग में आया हूँ, मैं आपका कॉल नहीं अटेंड कर सकता। मैंने लिख के डाला कि 3 दिन में आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने मेरी बदनामी करना चालू कर दी। इनको कुछ नहीं आता है, ये फालतू है, अपना दवाई बेचते हैं, प्रचार करते हैं, ये सब उलूल जुलूल बातें। हर व्यक्ति के पास अपना काम भी होता है और अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2-3 दिन बात ना हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम मैं अकेले करता हूँ। मैं बहुत सारे काम के लिए बहुत सारे लोग नहीं रखता, अकेले काम बहुत सारे काम को अकेले करता हूँ। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं 2-3 दिन फ़ोन ना उठा पाऊँ। अगर ऐसी अवस्था आती है तो आप रविंदर जी को संपर्क कर सकते हैं 9904248934 पे। और अगर क्लास से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाद में आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर मैं नहीं जुड़ा था। और इस बार वीडियो पुराने यूट्यूब चैनल से डाल रहा हूँ। कुछ टेक्नोलॉजिस्ट मिले हैं जो उम्मीद जता रहे हैं कि हमारा पुराना चैनल रिकवर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये आप लोग भली भांति से जान गए होंगे कि हमारी औषधि जल से निर्मित होने के कारण शरीर की प्रकृति के अधिक करीब होती है और शरीर और मानसिक असंतुलन को शीघ्र
संतुलित करने में सक्षम होती है। मरीज जब हम तक आता है तो वह अपनी शारीरिक बीमारी के कारण मानसिक तनाव से भी ग्रसित रहता है। अतः हमें उसे पूरी धैर्यता के साथ उसकी बातें सुननी चाहिए और फिर समझनी चाहिए और तब अपना निर्णय वहाँ पे तय करना चाहिए कि उन्होंने जो समझाया उसको मैं समझा या नहीं समझा। ये केवल एक प्रकार का असंतुलन है जिसे हमारी औषधि से प्राप्त तत्व संतुलित कर सकते हैं। फलतः स्वस्थ लाभ होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये आपको आज की क्लास कैसी लगी यह आप लोग बिल्कुल डालिएगा। और इलेक्ट्रोहोमोपैथी में शारीरिक असंतुलन का कारण क्या होता है ये एक कल या नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उसमें मैं डालूँगा। कुछ एक दो क्लासेस हैं, उसके पार होने के बाद मैं प्लांट्स के ऊपर आऊँगा कि कौन कौन से प्लांट्स का समावेश किस किस रेमेडीज़ में है और उसको किस किस डिजीज़ में हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना पर्याप्त होगा मैं समझता हूँ। क्लासेस बहुत बड़ी हो गई। अभी 38 रेमेडी 2250 30 ml में, 105 ml में 7300 और इसमें 6500 की रेमेडी मिलेगी। 2250 वाले में 3900 की रेमेडी फ्री में मिलेगी। मेथोडोलॉजी चालू है। नासक मेथोडोलॉजी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6460 रुपये प्लस 25,000 जमा करना होगा। और अगर नासक रिसर्च सेल्स में आना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9660 रुपये के प्रोडक्ट 9660 रुपये के पेमेंट जमा करने पे 32,000 रुपये का प्रोडक्ट लेकर के आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें नारायण हर्बल स्पाइसरिक के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स की रेंज है। इसमें रायोला और मेलेक्सो और साथ में मारियो लैब के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर कर दे रहा हूँ, मारियो लैब रायोला स्पाइसरिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, मोरा इटालियन हर्ब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। नारायण हर्बल स्पाइसरिक, मेलेक्सो हर्बो केयर और इसके साथ ही एलईडी फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। तो मैं आज्ञा चाहूँगा आज के लिए। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये आखिरी वाला, लगभग 50 मिनट का हो गया। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। जय हिंद।